नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की सांध्यकालीन समाचार सेवाओं में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद विरोध में काला दिवस मना, कांग्रेसियों ने मौन जुलूस निकाला। गरीबों का निवाला छीनने वाले कोटोदारों का एडीएम ने किया निरीक्षण। स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाओं से वंचित है त्योथर सोनौरी के ग्रामीण, चिकित्सक विहीन है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोनौरी। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस कमेटी के निर्देश के बाद आज पूरे प्रदेश में भाजपा के खिलाफ कांग्रेस कमेटी द्वारा सरकार के 100 दिन पूरे होने पर काला दिवस मना विरोध प्रदर्शन किया गया। रीवा में राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल के नेतृत्व में बैजू धर्मशाला से काले रिबन लगा, काले झंडे एवं भाजपा के काले कारनामों के स्लोगन पोस्टर के साथ प्रकाश चौक मार्ग से होते हुए मानस भवन तक मौन जुलूस निकाल विरोध जताया। वहीं आगामी उपचुनाव में 20 सीटों पर जीत हासिल कर वापस सरकार बनाने का लक्ष्य रखा। इस दौरान जिला शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू, ग्रामीण अध्यक्ष तिरुगी नारायण शुक्ल, प्रदेश महासचिव डॉक्टर मुजीब खान सहित कांग्रेसी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रस्तुत है एक झलकी एवं जानकारी के अंश। किनारे हो जाते बताएं, आज ये प्रदर्शन किया गया है, रैली निकाली गई है, क्या उद्देश्य है इसका? ये धोखे की सरकार है और आदरणीय राहुल गांधी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, कमलनाथ जी के निर्देश पे हम सब लोगों ने रीवा जिले के अंदर मौन जुलूस पूरे जिले के अंदर निकल रहा है। 100 दिन की सरकार, धोखे की सरकार, और 100 दिन की धोखे की सरकार 100 दिन में मंत्री पद नहीं बना पाई। जनता की चुनी हुई सरकार को जिस धोखे के साथ भारतीय जनता पार्टी ने 50-50, 35-35 करोड़ में विधायकों को खरीद कर इस सरकार को गिराया है, तो हम प्रदेश की जनता से और जहां उपचुनाव होने वाले हैं उनसे भी जनता से निवेदन करना चाहते हैं, इस धोखे की सरकार की जनमत समाप्त हो और जब आने वाले उपचुनाव में इन विधायकों की जो चुनाव लड़ने भारतीय जनता पार्टी से आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, इनकी जमानत जब्त कर दो। ये जो 100 दिन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका चाल चरित्र चेहरा सब जनता के सामने उजागर हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया है कि वो चुनौतियों का सामना नहीं कर सकती है और चुनौतियों से भागने के लिए और जो देश की समस्याएं हैं, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे महंगाई की समस्या हो, चाहे पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम की समस्या हो, चाहे देश की अर्थव्यवस्था हो, जितनी राष्ट्रीय और प्रदेश की समस्याएं हैं उन समस्याओं से मुंह मोड़ना चाहती भारतीय जनता पार्टी। इस वजह से अनर्गल आरोप लगा करके और कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार ठहराती है। कहती है कि कमलनाथ ने जब मंत्री थे तब उन्होंने इस तरह से आया शुल्क हटाया था कि चीन का सामान आ गया, हमारे यहाँ बर्बादी हो गई, किसान मजदूर सब बर्बाद हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप काहे के लिए, सरकार तो आपकी बनी 15 साल पहले कमलनाथ जी ने किया था। इसका मतलब ये है कि कमलनाथ के सरकार के आगे, एक व्यक्तिगत कमलनाथ के आगे प्रदेश की भाजपा सरकार और केंद्र की सरकार झुक गई है, असहाय हो गई है और ये मानने लगी है कि सरकार से बड़े कमलनाथ का अस्तित्व है। सरकार ने घटाया कि उन्हें अगर घटाई होती, आयात शुल्क घटाए होते और इन चीज़ों के खिलाफ बंदिश कार्रवाई की होती तो मैं मानता, लेकिन वो किया नहीं, केवल समस्याओं से मुंह मोड़ना चाहती है। इसलिए जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए कांग्रेस पार्टी के सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन मिल करके और ये काला दिवस के रूप में हम मना रहे हैं और जनता को सच्चाई से अवगत करें। आज ये मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो घोषित 100 दिवस की नाकामी भारतीय जनता पार्टी के, जिसने कांग्रेस पार्टी के लोगों को खरीद फरोख्त करके शिवराज सिंह ने अपनी सरकार बनाई और 100 दिन में ये हालत हो गई है कि गरीब को अन्न नहीं मिल रहा है, मरीज को दवाई नहीं मिल रही है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है। ये तमाम परेशानी समस्या को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व पूरे प्रदेश में आज काला दिवस मनाया है। और ये सरकार जो चंदों की सरकार है,
ये चोरी करने वालों की सरकार है। ये सरकार उपचुनाव के लिए अभी मंत्रिमंडल नहीं बना पा रहे हैं और आने वाले दिनों में हमारी 24 सीटों में जब हम लड़ेंगे तो कांग्रेस 20 सीटों पर जीत करके फिर से पुनः कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता साथियों का आह्वान है और इसी संदर्भ में आज हम लोग सब इकट्ठे होकर के हमने जनता को बताया है कि ये सरकार बेईमानों की सरकार है, ये सरकार चोरों की सरकार है, ये चंदों की सरकार है। ये सरकार भाजपा वाले जो लोग खरीद फरोख्त कर करके कांग्रेस पार्टी के लोगों को अपने साथ ले गए हैं, ये उनकी सरकार है। हमारी सरकार जब चुनाव होगा उसके बाद फिर से कांग्रेस 24 से 20 सीट हम कांग्रेस जीतेंगे और उसके बाद यहाँ सरकार बनाएंगे। आदरणीय कमलनाथ जी, सोनिया जी गांधी, राहुल गांधी के नेतृत्व में यहाँ सरकार फिर बनेगी। अक्सर यह देखा जाता है कि गरीब हितग्राहियों के मुंह का निवाला छीनने की शिकायतें उचित मूल्य की दुकानों से लगातार आती रहती हैं, जिसके निराकरण के लिए कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी के निर्देश पर आज एडीएम ईला तिवारी द्वारा उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण करने एवं जमीनी हकीकत जानने विभिन्न राशन की दुकानों में पहुंच स्टॉक सहित खाद्यान्न की जानकारी जुटाई। इसी कड़ी में एडीएम ईला तिवारी द्वारा वार्ड क्रमांक 35 के अंजुमन महिला बहुउद्देशीय सहकारी मर्यादित समिति के सस्ते राशन की दुकान का निरीक्षण किया। इस दौरान हितग्राहियों को दिए गए आने वाले खाद्यान्न सहित स्टॉक की जानकारी ली। प्रस्तुत है एक झलकी एवं एडीएम ईला तिवारी से जानकारी के अंश। कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण किया जा रहा है ताकि सभी पात्र हितग्राहियों को समय पर खाद्यान्न आवंटित हो सके, उनको प्राप्त हो सके। देश भर में फैले कोरोना वायरस के संक्रमण से निजात पाने एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने सरकार एवं प्रशासन तरह तरह के यत्न कर रही है। वहीं इस संकट काल में रीवा जिले के स्वास्थ्य सुविधा बेपटरी पर, जिसकी ओर किसी भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी का ध्यान नहीं जा रहा है। रीवा जिले के त्योथर जनपद अंतर्गत सुनवरी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लंबे समय से चिकित्सा की कमी बनी हुई है, जिसके चलते बीमार इलाज के लिए 100 किलोमीटर तक का सफर तय करते हुए इलाज कराने मजबूर है। इस पूरे मामले पर क्षेत्र की जनपद अध्यक्ष गीता माझी द्वारा सरकार तक बात पहुंचाने के लिए कहा। वहीं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RS पांडे द्वारा शीघ्र ही चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने की बात कही। प्रस्तुत है जलकी एवं जनपद अध्यक्ष गीता माझी व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RS पांडे से जानकारी के अंश। दिखाने आए थे तो डॉक्टर साहब मिले क्या? डॉक्टर साहब यहाँ पता लगा जब पर्ची कटाए उसके बाद ये लोग बोले कि डॉक्टर यहाँ कोई उपस्थित नहीं है। तो हमने कहा क्यों उपस्थित नहीं है, कौन दवा करेगा? तो एक हैं बैठे दवाई बांटने के लिए, उन्होंने पर्ची में ही अपने से ही 3 दवाइयाँ लिखी और बोले इसको ले जाओ, देखो अगर आराम हो जाता है तो ठीक है, नहीं आगे जाके दिखाओ, यहाँ डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है। तो बिना डॉक्टर के अस्पताल चल रही है? बिना डॉक्टर कोई अस्पताल मैंने यहाँ कोई डॉक्टर पदस्थ नहीं है, ये उनके द्वारा बताया गया। और एक सिस्टर भी हैं यहाँ और एक वही दवा बांटने वाले मेडिसिन। डॉक्टर की समस्या ये पहले भी शिकायत मुझे मिलती थी और मैंने जब कांग्रेस की सरकार हमारी थी तभी मैंने निरीक्षण भी किया था और वहाँ फिर 2 डॉक्टर पदस्थ किए गए थे। लेकिन अगर आप बता रहे हैं कि फिर से डॉक्टर नहीं है वहाँ पे, तो ये हमारे त्योथर क्षेत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्य का कारण है, क्योंकि हमारा त्योथर क्षेत्र बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है और लोगों को आने जाने में बहुत सारी कठिनाई होती है। अगर कोई बीमार होता है तो उसे रीवा या इलाहाबाद जाना पड़ता है, तो रीवा आने के लिए बहुत दूर पड़ जाता है और इलाहाबाद भी जाने के लिए दूर पड़ता है। ऐसे में अगर इमरजेंसी केसेस हो जाते हैं तो लोगों के लिए बहुत कुछ भी घटनाएं घट सकती हैं, लोगों को पहुंचने में दिक्कत आती है। जैसे इलाहाबाद जाना हो तो वहाँ बहुत सारे ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, रीवा आना है 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर आना पड़ता है और ज़्यादा भी पड़ जाता है, यहाँ तक कि 140 किलोमीटर जो पड़ जाता है। अगर वहाँ डॉक्टर नहीं है, आउट क्षेत्र है, तो ये समझ में नहीं आता कि वहाँ भाजपा की सरकार पहले भी रही है, आज भी है,
वहाँ भाजपा के विधायक हैं, उन्हें मुझे ये नहीं समझ में आता कि उनको ये क्यों नहीं दिखाई देता। आज इतने सालों से वहाँ कभी 100 बिस्तर का अस्पताल में बेड की मांग की जाती है, कहाँ अस्पताल बनाने की मांग की जाती है। हमेशा मांग को हॉस्पिटल के बारे में हमेशा मांग ही करते आए वहाँ की जनता, लेकिन ना तो वहाँ डॉक्टर पदस्थ हो पा रहे हैं, ना तो हॉस्पिटल बन पा रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य का कारण है। हाँ, ये बात सही है कि रायपुर सोनौरी बहुत दूरस्थ स्थान है। रीवा जिले का यहाँ से सबसे ज़्यादा दूरी रायपुर सोनौरी ब्लॉक की ही है। वहाँ पे चिकित्सक की पदस्थापना वर्तमान में नहीं है। दूसरी जगह से चिकित्सक भेजे जा रहे थे, कतिपय कारणों से वो वहाँ पर नहीं जा पाए। तो जैसे ही नई पदस्थापना शासन द्वारा की जाएगी तो हम निश्चित तौर पर उसको भरने का प्रयास करेंगे। लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने में शासन की तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। कोरोना संकट काल है नहीं, कोरोना संकट काल तो पूरे देश में, पूरी दुनिया में ये बात सही है, पर कोरोना अब चिकित्सकों की पदस्थापना राज्य स्तर से ही होती है। यदि चिकित्सक हमारे पास अभी भी चूँकि बॉन्डेड चिकित्सक आ सकते हैं, संविदा आ सकते हैं, जैसे भी आएंगे तो हम वहाँ पर उस पद को भरने की पूरी कोशिश करेंगे। 31 मई को लॉकडाउन समाप्त करते हुए अनलॉक के संबंध में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा सभी प्रकार के औद्योगिक संस्थानों को खोलने एवं सेवारत कर्मचारियों को काम पर वापस रखने का निर्देश दिया था। वहीं जेपी प्रबंधन द्वारा अपने करीब 2,500 श्रमिकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था, जिसके बाद श्रमिकों के विरोध हुआ। सीटों के हस्तक्षेप के बाद 3 चरणों में 1600 श्रमिकों को वापस काम पर लिया गया। वहीं अभी भी 900 मजदूर काम पर वापस आने के लिए संघर्षरत थे, जिनकी समस्याओं को लेकर आज सीटों के तत्वाधान में सांसद का घेराव कर सांसद जनार्दन मिश्र एवं कलेक्टर को हस्तक्षेप करने का ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सांसद जनार्दन मिश्र ने आंदोलन का समर्थन करते हुए केंद्रीय श्रम मंत्री एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री से पत्राचार के माध्यम से बात करने का आश्वासन दिया। प्रस्तुत है जल की एवं जानकारी के अंश। को लेकर आप लोग ने घेराव किया था सांसद का निवास का, और यहाँ भी ज्ञापन सौंपा है, क्या मांगे? ये जेपी प्रबंधन जो है वो 966 मजदूरों को काम से बाहर निकाल दिया है, उनकी छटनी कर रहा है। इस संबंध में हम लोग 1 महीने से लगातार प्रशासन को और बाकी जो संबंधित अधिकारी हैं उनको जो है इस संबंध में जानकारी दे रहे हैं। जिसके बाद भी जो है जेपी प्रबंधन जो है लॉकडाउन ओपन होने के बाद है ना, उन्हें काम पर नहीं ले रहा है। इसी सवाल को लेकर हम सांसद महोदय जनार्दन मिश्रा जी के यहाँ भी गए थे कि आप हमारे जनप्रतिनिधि हो, इस संबंध में जो है आप जो है पहल करो। उन्होंने भी मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री को भी उन्होंने पत्र लिखा है, कलेक्टर को भी बात की है कि किसी भी मजदूर की नौकरी और छटनी नहीं हो। जो बड़े पैमाने पर प्रबंधन द्वारा स्थानांतरण किया जा रहा है वो सवाल भी हम लोग उठा रहे हैं कि लोगों का जो स्थानांतरण किया जा रहा है उसको रोका जाए और सबको काम पर लिया जाए। और तीसरी बात ये है कि लॉकडाउन के अंतर्गत जो है इन मजदूरों को 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है, वो सैलरी भी इन मजदूरों को दी जाए और इनका पूरा काम जैसे 22 मार्च लॉकडाउन के पहले 22 मार्च में जिस तरीके से कारखाना चल रहा था, जो जहां पर कार्यरत था, उसी जगह पर उन सारे लोगों को रखा जाए। इसी मांग को लेकर हम लोग सांसद और जिला कलेक्टर के पास पुनः आए थे, क्योंकि जिला कलेक्टर महोदय को प्रबंधन ने ये कन्विंस किया कि हम मजदूरों को रख रहे हैं। आज हम बड़े पैमाने पर यहाँ पर आकर इस बात को प्रमाणित कर दिया है कि अभी भी बड़े पैमाने पर वहाँ पर छटनी है। 900 से ज़्यादा लोग काम से बाहर हैं। बताइए क्या नाम है आपका? भूषण पांडे। कि कब से आप कार्यरत थे जेपी में और अब क्या कि अब समस्या क्या आ रही है आप लोग? समस्या 4 महीने से घर बैठे ना तो रोटी मिल रही है, ना गेट के अंदर घुसा जा रहा है। किस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं अब आप? हो गया इधर उधर से जुगाड़ करके आदमी व्यवस्था करके खा पी रहा। कुल कितने मजदूर साथी होंगे आपके? लगभग 900 आदमी। 900। क्या बोला गया उनके द्वारा, कंपनी द्वारा? धीरे धीरे ले रहे हैं, धीरे धीरे मतलब 15 दिन में एक लिस्ट निकलती है, वो भी 10 आदमी की। ऐसे में तो हमारा पूरा साल निकल जाएगा। सर आज ये ज्ञापन सौंपा गया है मजदूरों द्वारा, क्या मांगे हैं, चीज़ें इनकी रखी हैं? ये सीमेंट मजदूर एकता यूनियन है, सीटों से संबंधित संस्था है। इन्होंने माननीय कलेक्टर महोदय के नाम से ज्ञापन दिया गया है। गिरजेश सिंह बघेले इनके अध्यक्ष हैं, रमाकांत तिवारी महासचिव के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। इनका कहना ये है कि जेपी प्रबंधन के द्वारा कुछ कर्मचारी जो उनके कुछ संगठन में कार्यरत थे, तो उसी में कुछ उनका कर्मचारियों का स्थानांतरण कर दिया गया है दूसरे विभागों में, या कुछ भी कर्मचारियों को नोटिस देकर के सस्पेंड निलंबित कुछ किया गया है। उसी के संबंध में ज्ञापन दिया गया है।
हैवी इंजीनियरिंग वर्कशॉप है उनकी संस्था, उसी में ये ऐसा कुछ कार्यवाही की गई है। उसी कार्यवाही को लेकर, संतुष्टि को लेकर के आज संगठन के द्वारा ज्ञापन दिया गया है कलेक्टर महोदय के नाम से, और उस पर चाहते हैं कलेक्टर महोदय द्वारा प्रशासनिक स्तर पर उनसे बातचीत करके कुछ इसका निराकरण करवाया जाए। जेपी से लोग आए थे और वहाँ 2 फैक्ट्रियाँ हैं उनकी, उन 2 में से दोनों में मिलाकर के 2600 के लगभग श्रमिक काम कर रहे थे। लॉकडाउन के समय जब फैक्ट्री का उत्पादन बंद हुआ तो श्रमिक भी काम से अलग हुए। अनलॉकडाउन 1 में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का सर्कुलर है कि सभी मजदूर काम पर लिए जाएं। लिया भी है काम पर, लेकिन अभी 9 से मजदूर काम पर नहीं लिए गए, जबकि उनको लिया जाना चाहिए। वो सारे लोग आ जाए थे और उनकी मांगे जायज़ हैं, और जेपी प्रबंधन को मजदूरों को 100% मजदूरों को काम पर लेना चाहिए। उनको, जिन लोगों को काम में ले रहे हैं, उनको कहीं दूर यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वो लगातार काम कर रहे थे। उनको जहाँ पर वो काम कर रहे थे वहीं पर उनको काम पर लिया जाना चाहिए। और ये अगर नहीं ले रहे हैं तो उनके साथ अन्याय होगा, और मजदूर जो संघर्ष कर रहे हैं वो मांगे उनकी जायज़ है, उनका संघर्ष जायज़ है। मेरा उन्हें पूरा समर्थन। आपने बात की किसी? मैं तो अभी श्रम मंत्री केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार को पत्र लिखा है हमने, और कलेक्टर से बात भी किया है। उन्होंने कहा है कि हम प्रयास कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो सफल होंगे। विगत 28 मई को भीषण झंझावात एवं आंधी में अंबेडकर बाजार स्थित भवन में लगी होर्डिंग गिर गई थी, जिसकी चपेट में अपेक्स बैंक के मैनेजर देवेंद्र सिंह की मौत हो गई थी, जिसका पंचनामा हुआ। मर्म कायम करने के बाद निगम प्रशासन द्वारा यूनिक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई न करते हुए पूरे मामले की लिपापोती शुरू हो गई। वहीं नवागत निगम आयुक्त मृणाल मीणा द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए विभू सूरी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला कायम करने निर्देश के बाद सिविल थाने में FIR दर्ज की गई। प्रस्तुत है नगर पुलिस अधीक्षक SS बघेल से जानकारी के अंश। नहीं, फिर मैं शिकायत तो करूंगा। मैं सक्षम अधिकारी के पास जाऊंगा शिकायत करने। मैं छोड़ूंगा? अरे भैया, धमकी वाली क्या बात? जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले मई माह में 28 तारीख को रीवा शहर में एक बड़ा तूफान आया था, और उस तूफान के दौरान शिल्पी प्लाजा के निकट स्थित अम्बेडकर बाजार की छत में लगी एक होर्डिंग टूट कर नीचे गिर पड़ी थी, और उस होर्डिंग के नीचे श्री देवेंद्र सिंह जो अपेक्स बैंक के कर्मचारी थे और बैंक से छूटने के बाद अपने घर जा रहे थे, उसमें दबने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना की सूचना पर थाना सिविल लाइन में मर्ग प्रकरण पंजीबद्ध करके जाँच की जा रही थी। जांच के दौरान होर्डिंग के वैध या अवैध होने के संबंध में थाना प्रभारी सिविल लाइन द्वारा नगर निगम रीवा से जानकारी मांगी गई थी। उक्त जानकारी काफ़ी विलम्ब से 1 महीने बाद कल दिनांक 29/6/2020 को प्राप्त हुई, और जानकारी में ये इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो होर्डिंग जो लगाई गई थी वो यूनिक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के संचालक श्री विभू सूरी द्वारा लगाई गई थी, और वो होर्डिंग जो ही अवैध थी। इस जानकारी के आधार पर थाना सिविल लाइन में धारा 304A भारतीय दंड विधान के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है, और इसमें शीघ्र ही आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। चलते चलते आज की प्रमुख खबर एक बार पुनः। भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद विरोध में काला दिवस मना, कांग्रेसियों ने मौन जुलूस निकाला। गरीबों का निवाला छीनने वाले कोटोधारों का ADM ने किया निरीक्षण। स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाओं से वंचित है त्योतर सोनौरी के ग्रामीण, चिकित्सक विहीन है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोनौरी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।